11th क्वेश्चन, द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स। नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब H1 प्रोटीन जो आपके पास है ये एक हिस्टोन प्रोटीन है। जैसे आपने हिस्टोन ऑक्टामर पढ़ा था, हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन से थे? H2A, H2B, H3 एंड H4। उसी तरीके से H1 जो प्रोटीन होता है वो राइट हैंड साइड में एंड में रहता है, जो आपके हिस्टोन ऑक्टामर को लॉक करने का काम करता है। जब आपका डीएनए टर्न करता है अराउंड दिस हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टामर के, वहाँ पे जो लॉकिंग पैटर्न आती है, जहाँ से एंट्री होती है वो भी H1 प्रोटीन से ही एंट्री होती है और एग्जिट भी H1 प्रोटीन से होकर ही जाती है। ये आपको अरेंजमेंट H1 का हिस्टोन का जो एसोसिएशन है न्यूक्लियोसोम से कब दिखेगा? जब वो आपके क्रोमैटिन मटेरियल में होगा, जब क्रोमैटिन फाइबर रहेगा उस फॉर्म में रहेगा, तब आपको ये एसोसिएशन देखने मिलता है विथ H1 प्रोटीन। सो हमारा आंसर क्या होगा 11th का? सी, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू अ क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर? 12th क्वेश्चन, डीएनए फ्रेगमेंट्स आर। नीट 2017 का क्वेश्चन है। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज डिपेंडिंग ऑन देयर साइज। इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने थियरी पढ़ी होगी। थियरी में भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। डीएनए फ्रैगमेंट का जो स्ट्रक्चर आपको देखने मिलता है वो एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बट बच्चे सिर्फ इतना याद रखते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीएनए? डेफिनेशन ऑफ डीएनए इज नॉट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डेफिनेशन ऑफ डीएनए इज इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। किससे बना हुआ है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली मतलब मल्टीपल, न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड में 3 एलिमेंट होते हैं जो उसको न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। एक है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या है सर? राइबोज शुगर है प्लस नाइट्रोजिनस बेस। सर ये सब आप क्यों बता रहे हो? ये सब बताने के पीछे रीज़न ये है कि आपको स्ट्रक्चर याद आ जाए। आपने जब पहले भी स्ट्रक्चर्स देखे होंगे उसमें आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, बट अभी हम लोग एक स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे। आप देख पा रहे हो ये हमारे पास प्रॉपर एक न्यूक्लियोटाइड है, एक ऊपर है और एक नीचे है। उनके बीच में आपको एक बॉन्ड देखने मिल रहा है। उस बॉन्ड का नाम क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वहाँ पे आप देख रहे हैं फॉस्फेट का लिंकेज है। किसका लिंकेज है? फॉस्फेट का। एक एस्टर लिंकेज ऊपर होता है, एक एस्टर लिंकेज नीचे रहता है। इस फॉस्फेट के बैकबोन में नेगेटिव चार्ज होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिख रहा है आपको नेगेटिव चार्ज? ये ओवरऑल आपके पूरे डीएनए को क्या देते हैं? एक नेगेटिव चार्ज देते हैं। सो ओवरऑल जो आपका डीएनए होता है वो कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। क्लियर? क्यों सर? ये फॉस्फेट के अंदर एक नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसको सेटिस्फाई करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कोई मिला नहीं, और क्योंकि उसके पास अभी नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर देता है? कंप्लीटली एक तरफ से आप देखेंगे ओवरऑल जो उस पर चार्ज आता है वो है नेगेटिवली चार्ज। हैंस जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रेगमेंट इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द फॉस्फेट। क्लियर? सो जो आपका शुगर फॉस्फेट का जो बैकबोन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ओवरऑल आपका डीएनए कैसा हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज्ड। बच्चों अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसमें मैं आपको आंसर देने का ट्राई करूंगा। अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसको वीडियो फॉर्मेट में भी एक्सप्लेन करेंगे। सो द 13 क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़े साइज से लेके हम लोग को छोटे साइज तक का आपको ये अरेंजमेंट बताना है। आपके पास ABCD सब दिया हुआ है। सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल का लार्जेस्ट लेवल है जीनोम। जीनोम बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ डीएनए होता है जिसमें सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझिए कि ह्यूमंस का जो जीनोम में अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है? कितने? 3 बिलियन बेस पेयर्स। ये जीनोम पूरे ऑर्गेनिज्म के हेरिडेटरी इंस्ट्रक्शन का ब्लूप्रिंट होता है। इसका साइज सबसे बड़ा है क्योंकि ये सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक साथ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? अब जीनोम के बाद आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जीनोम के अंदर टाइटली पैक्ड डीएनए के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ह्यूमंस के जीनोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है? हर क्रोमोसोम एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जीनोम एक बुक है तो क्रोमोसोम्स उसके चैप्टर्स की तरह काम करते हैं। क्रोमोसोम के बाद हम छोटी यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो है जीन। जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर भी आएंगे, उस पर भी बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। इसका रोल काफ़ी स्पेसिफिक होता है। किसका? जीन का।
जैसे किसी एक प्रोटीन का प्रोडक्शन या किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करना। एक क्रोमोसोम में हज़ारों जीन्स होते हैं, तो अगर क्रोमोसोम एक चैप्टर है तो जीन उस चैप्टर के पैराग्राफ्स की तरह काम करता है। फाइनली जेनेटिक मटेरियल का स्मॉलेस्ट यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि आपका न्यूक्लियोटाइड क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जब बनता है, जब चेन बनता है इसी न्यूक्लियोटाइड का, तभी तो डीएनए बनता है। सो हर न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर मॉलिक्यूल है, एक फॉस्फेट ग्रुप है और एक नाइट्रोजनस बेस है। अब वो नाइट्रोजनस बेस कौन सा भी हो सकता है, एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन या ग्वानाइन। ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जो डीएनए और जीन्स का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो अगर जीन एक पैराग्राफ है तो न्यूक्लियोटाइड उसके वर्ड्स या लेटर्स की तरह काम करता है। तो अब हम ओवरऑल ऑर्डर को समझते हैं। सबसे बड़ा होता है जीनोम, उसके बाद आता है क्रोमोसोम, उसके बाद आता है जीन और जीन के बाद आता है न्यूक्लियोटाइड। इसका लॉजिक ये है कि सबसे पहले जीनोम लार्जेस्ट लेवल पर पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिर क्रोमोसोम्स जीनोम को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं और जीन्स का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन एक हायरार्की बनाता है जो जेनेटिक मटेरियल को समझाने और स्टडी करने में मदद करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक समझ में आ रहा है, क्योंकि काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाइल अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ बोलिएगा, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन 13 हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले किस में दिख रहा है आपको जीनोम, ए और बी में आपको जीनोम दिखाई दे रहा है, यानी कि सी और डी आपका अपने आप एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। ए बी में भी फिर जीनोम के बाद जो पार्ट आ रहा है वो कौन सा है, क्रोमोसोम का। क्या जीनोम के बाद क्रोमोसोम ही सबसे बड़ा यूनिट है, यस क्रोमोसोम ही है। सो अब तक ए और बी दोनों रेलेवेंट हैं। थर्ड में देखिए उसमें चेंज हो रहा है। थर्ड मतलब कि न्यूक्लियोटाइड और जीन, क्या न्यूक्लियोटाइड पहले आएगा या जीन पहले आएगा। तो आपको मालूम है मैंने अभी जस्ट बोला जीन पहले आएगा, बिकॉज न्यूक्लियोटाइड से बड़ा यूनिट है जीन, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो बड़ा न्यूक्लियोटाइड और जीन में बड़ा कौन है, जीन बड़ा है, और सबसे लास्ट में आएगा आपका न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। प्लीज़ नीचे दिए गए डायग्राम को रेफर करें, बिना रेफर किए आपको समझ में आने वाला नहीं है। सो हमारा 13 का आंसर फाइनली क्या हो जाता है, बी, दैट इज जीनोम, क्रोमोसोम, जीन एंड न्यूक्लियोटाइड। Moving on to the next question. Question number 14 says, the diagram shows an important concept in the genetic application of DNA, filling the blanks A to C. नीट 2013 का क्वेश्चन है। पहली चीज़ तो आपको केयरफुली, कोई भी डायग्राम देख रहे हो प्लीज़ केयरफुली देखो, बिना केयरफुली ऑब्जर्व किए अगर आप कोई भी आंसर लिखने जा रहे हो तो ये एक तरीके से ब्लंडर ही करेगा, आपको सपोर्ट नहीं करने वाला, ठीक है। तो केयरफुली देखो कि डीएनए दिया हुआ है, उसके बाद एरो मार्कर एमआरएनए दिया जिस पे ए दिया हुआ है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनाते हुए दिखाया, एरो के ऊपर बी लिखा हुआ है, फिर प्रपोज्ड बाय सी करके लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है। मतलब आपको ए बी सी को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए आपके पास ओवरऑल 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लियर। अब पहली चीज़ इसको समझने के लिए आपको याद होना चाहिए सेंट्रल डॉगमा। आप लोग 11th से ही छोड़ो, आप लोग ने जब भी रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा होगा 11th में भी कितने बार बायोमोलिक्यूल्स में इसके बारे में आपको बताया जाता है, जिससे आपको एक आइडिया लगते रहता है। और साथ ही साथ जैसे ही 12th में आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं उसके बाद तो ये 50-100 कितने बार तो रिपीट ही हो जाता है कि सेंट्रल डॉगमा पढ़ना है, सेंट्रल डॉगमा पढ़ना है। तो यहाँ पे ए और बी का आंसर तो कोई भी दे देगा जो सेंट्रल डॉगमा जानता है। अब नीचे इमेज देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल डॉगमा है, इमेज में क्लियर कट आपको दिखने मिल रहा है। ए क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसक्रिप्शन, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन and thereby formation of protein from mRNA is translation. DNA से पहले जो mRNA बनेगा उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और फिर mRNA से जो प्रोटीन बनेगा हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। अब बच्चों को जो मेन प्रॉब्लम आती है वो सी में आती है, क्योंकि आपको याद नहीं रहता है कि किसने प्रपोज किया था, किसने बताया था, ठीक है। तो इसके बारे में पहले हम लोग 1 by 1 देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। प्लीज़ इमेज को रेफर करते हुए ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए बार बार इमेजेस लगा रहा हूँ, जिससे जब कभी भी ये क्वेश्चन आए तो आपको ये इमेज फटाफट क्लिक हो आपके दिमाग में, ठीक है। अब देखते हैं साइंटिस्ट 1 by 1 डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, ठीक है। कई बार बच्चे इस बात को लेके पैनिक करते हैं कि सर अगर साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रहा तो ऐसे क्वेश्चन में तो फंस जाएंगे। बट बच्चों ध्यान दो, अक्सर करके ऐसे क्वेश्चन में
साइंटिस्ट का जो नाम होता है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अगर आपको ए और बी पता है तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए में ट्रांसक्रिप्शन है और बी में ट्रांसलेशन है। ध्यान से देखोगे तो खुद ही पता कर लोगे। सो डी आपको अल्टीमेटली आंसर मिल चुका है, बट फिर भी आपको साइंटिस्टों के बारे में पता होना चाहिए। अब जिन्हें पता है तो वो नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, इसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिन्हें इनके बारे में जानना है, इनको देखना है कि जिनके बारे में आप पढ़ते हैं वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में कुछ खास बातें जाननी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख लीजिए, कुछ जाएगा नहीं। एज अ साइंस स्टूडेंट आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं सो उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए हैं, क्योंकि ये लोगों ने बहुत मेहनत किया है। साइंटिस्ट ऐसे ही नहीं थे, इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। आप भले इनके वजह से आज परेशान हैं, पढ़ना पड़ रहा है, ऑफकोर्स इन्होंने ही कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, बट इनके वजह से ही आज हमारी लाइफ बहुत ही बेटर होते जा रही है। मेडिसिन जो भी आप आज के रेट में लेते हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, उनको ये कंट्रीब्यूट उनके इस पढ़ाई में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्हीं का है। अगर ये साइंटिस्ट नहीं होते तो आज हमारे पास इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकल साइंस नहीं होती। सो इनके बारे में जानना ज़रूरी है ना। सो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट के साथ, रोजालिंड फ्रैंकलिन। रोजालिंड फ्रैंकलिन का जन्म 25 जुलाई 1920 में हुआ था। अब मैं इंग्लिश में भी बोलते रहूँगा। 25 जुलाई 1920 को हुआ था और उनकी जो डेथ थी वो 16 अप्रैल 1958 को हुई थी। वो एक ब्रिलियंट केमिस्ट थी जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। रोजालिंड ने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का यूज़ करके डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट फोटोग्राफ लिया और उस फोटो का नाम भी रखा गया था जिसे फोटो 51 कहते हैं। ये फोटो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को रिवील करता है। उनका नाम ग्राउंड ब्रेकिंग था, लेकिन उनकी लाइफ में ना उनको उतना रिकग्निशन नहीं मिला जब तक वो जीवित थी। सो आज उनकी डिस्कवरीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फाउंडेशन में है और उनका नाम साइंस के इतिहास में अमर है। और रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ का कारण भी उनकी ये डिस्कवरी थी, क्योंकि ड्यूरिंग जब ये इसके बारे में स्टडी कर रही थी तो एक्सरेज उनको भी पेनिट्रेट करते थे, एक्सरेज उनके बॉडी पर भी जाते थे, जिसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। उसके ऊपर हमने एक शॉर्ट्स बनाया था, उसका लिंक भी आपको नीचे अगर आपको जानना है उनकी डेथ कैसे हुई थी। ठीक है। रोजालिंड फ्रैंकलिन जो कि एक केमिस्ट और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर थी। रोजालिंड फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स इमेजेस निकाल कर दिए डीएनए के। वाटसन क्रिक ने भी अच्छा काम किया था, लेकिन उन्हीं के साथ एक और महिला थी जो कि रोजालिंड फ्रैंकलिन थी, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। उनकी इसी एक्सेप्शनल स्टडी की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया इन 1962। बट इत्तेफाक से 1962 से पहले 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई। आपको पता है उनकी डेथ का कारण क्या था? उनकी डेथ का कारण था, नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो है जेम्स वाटसन। जेम्स वाटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को हुआ था और ये अकेले ऐसे साइंटिस्ट थे आपके टेक्स्ट बुक के जो इस समय जीवित हैं। समझ में आ रहा है? आपने 12th एनसीईआरटी में जो आप पढ़ रहे हो वो अकेले ऐसे हैं जो अभी जिंदा हैं। सो एक अमेरिकन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। जो आप डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ते हो ना, वाटसन एंड क्रिक मॉडल। सो क्रिक साइंटिस्ट जो दूसरे हैं और वाटसन ये रहे। उन्होंने 1953 में ये डिस्कवर किया कि डीएनए एक ट्विस्टेड लैडर की तरह होता है जिसमें बेस पेयर्स एडेनाइन थायमाइन और साइटोसिन ग्वानाइन की तरह रंग में बने होते हैं। ये डिस्कवरी रेवोल्यूशनरी थी क्योंकि इसी ने बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर और ट्रांसमिट होती है। वाटसन ने एक किताब द डबल हेलिक्स भी लिखी है जो डीएनए डिस्कवरी के प्रोसेस को एक्सप्लेन करती है। उनका काम जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक माइलस्टोन था। ठीक है, तो इनको देख लीजिए, आज ये 96 ईयर्स ओल्ड हैं। इनको आप सोचिए आपके टेक्स्ट बुक के ऐसे साइंटिस्ट जो आज भी अलाइव हैं, नहीं तो लगभग मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट अब नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है एरविन चारगाफ। एरविन चारगाफ का जन्म 11 अगस्त 1905 को हुआ था और उनका जो डेथ था वो भी 20 जून 2002 को हुआ था। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे जब वो चले गए। ठीक है, वो अपने चारगाफ रूल के लिए फेमस हैं जो उन्होंने 1940s में डिस्कवर किया। पिछले के सेक्शन में, पिछले के पार्ट्स में हम लोग चारगाफ रूल डिस्कवर कर रहे थे ना, वो इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इन रूल्स के अनुसार क्या था कि डीएनए में एडेनाइन की मात्रा हमेशा थायमिन के बराबर होती है और साइटोसाइन की मात्रा ग्वानाइन के बराबर होती है। ये डिस्कवरी डीएनए के बेस पेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझने में काफ़ी मददगार है और उनके ही रूल्स वाटसन और क्रिक के डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को समझाने का एक इम्पॉर्टेंट बेस थे। उनका काम आज भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक फाउंडेशन की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम है
फ्रांसिस क्रिक, ये लास्ट हमारे हैं। फ्रांसिस क्रिक का जन्म 8 जून 1916 में हुआ था और इनका जो डेथ है वो 28 जुलाई 2004 यानी कि चारगाफ के बाद हुआ था, 2 साल बाद। वो डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए जेम्स वॉटसन के साथ फेमस है। 1953 में उन्होंने बताया कि डीएनए एक स्पाइरल लैडर की तरह होता है। फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में सेंट्रल डॉगमा भी प्रपोज किया। प्लीज़ ये लाइन ध्यान से सुनिए मेरी। फ्रांसिस क्रिक ने 1958 में सेंट्रल डॉगमा भी प्रपोज किया जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो को एक्सप्लेन किया गया, जहाँ से डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। इस डिस्कवरी ने बताया कि जीन्स कैसे प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं जो लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। उनके काम के लिए उन्हें और उनके कोलैबोरेटर्स को 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था और उनका कंट्रीब्यूशन जेनेटिक्स के फील्ड में आज भी अमर है। वो हमारे बीच रहे न रहे बट उनका किया गया काम आज भी लोग पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को। क्लियर? सो ऐसे हमारा जो आंसर हो जाता है वो 14 का क्या हो जाता है, डी हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। और लास्ट में हमारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था वो थे फ्रांसिस क्रिक।